ओके फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस वीडियो हमने स्टार्ट किया था कि स्पर गियर को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे, राइट। द वेरी फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड आउट द बीम स्ट्रेंथ, राइट। हमने कहा था कि एक अगर गियर है तो गियर के ऊपर जो भी लोड ट्रांसमिट होगा ऑन द टेंजेंशियल लाइन, दैट इज ऑन द प्रेशर लाइन, दैट लोड इज योर नॉर्मल लोड, राइट। नॉर्मल लोड को अगर हम रिजॉल्व करें तो हमें दो लोड मिलेंगे, एक टेंजेंशियल लोड और एक रेडियल लोड, right. The tangential load and radial load are the components of the normal load which is acting on the tooth, right. The effect of the radial load will try to compress that whole tooth, that is compressible stress or stress in compression will be produced, which will have no effect on the teeth, right. So the effect due to that radial load is neglected. Now अगर उसे हम नेग्लेक्ट करें तो हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल लोड, एंड व्हेन वी कंसीडर दैट effect of that tangential load and the tooth has a cantilever beam, then the effect of tangential load will be to bend the tooth, right now, to bend the tooth with maximum stress being produced, or the bending stress being produced at the point of contact, right, at this point. So that tangential load or beam strength is found by using the expression W2 equals to sigma W into B into PC into Y, where WT as specified, it is nothing but your tangential load which is going to bend the tooth, right. And sigma W is your permissible stress. Sigma W is permissible stress. B is the face width of the teeth, right. B is the face width. This whole distance is B. So B is your face width of the tooth. PC is circular pitch PC, and we know that PC is nothing but it equals to pi into module M, and Y is a term which was substituted when we derived it, and it is known as Levy's form factor, the value of Y, है ना. हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस थे, उस कंडीशंस के अनुसार हम जो y है, y की वैल्यू दैट इज लेविस फॉर्म फैक्टर, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है विच इज यूज टू फाइंड द बीम स्ट्रेंथ और द टेंजेंशियल लोड इज नोन एज लेविस इक्वेशन, राइट ना. इसे ही हमने लेविस इक्वेशन कहा था, लुईस इक्वेशन और लेविस इक्वेशन, राइट. नाउ अब लेविस इक्वेशन में जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो हमने कहा था कि सिंस द परमिसिबल स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, राइट ना. जब भी हमारा टूथ वर्किंग कंडीशन में होगा तो टूथ में कुछ इरेगुलरिटीज होगी, टूथ की कुछ स्पेसिंग अलग हो जाएगी, या फिर टूथ में कुछ वियर हो जाएगा, राइट. तो ऐसे केसेस में जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस है वो भी डिफ्लेक्ट होगा, और उस केस में जो वर्किंग स्ट्रेस है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय इट इज कंपनसेटेड बाय यूजिंग वेलोसिटी फैक्टर. तो लेविस इक्वेशन का वर्किंग स्ट्रेस सिग्मा W इज इक्वल टू सिग्मा 0 इंटू CW, है ना. सिग्मा 0 इंटू CW, राइट. जो हमारा लेविस इक्वेशन है जो हमें बेंडिंग स्ट्रेस दे रहा है, उसमें जो सिग्मा W है वो बहुत सारे फैक्टर्स में एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में बदलेगा, और उसे हम जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब कि जिस हिसाब से बदलेगा उसे कंपनसेट करने के लिए हम सिग्मा W इक्वल्स टू जो स्टैटिक स्ट्रेस है उसको, मटेरियल का स्टैटिक स्ट्रेस, राइट ना. किसी भी मटेरियल का स्टैटिक स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, राइट ना. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, राइट. सो जिस मटेरियल का गियर बना है उसका जो स्टैटिक स्ट्रेस है, उसके स्टैटिक स्ट्रेस से एक कांस्टेंट और या फिर एक फैक्टर दैट इज वेलोसिटी फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्चुअल वर्किंग स्ट्रेस मिलेगा, राइट. नाउ ओके, तो हमने देखा कि बीम स्ट्रेंथ हम लेविस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे. लेविस इक्वेशन में सिग्मा W है जो परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, उस परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा 0 इंटू CV है. सिग्मा 0 इज नथिंग बट योर स्टैटिक स्ट्रेस एंड CV इज अ वेलोसिटी फैक्टर, राइट. नाउ जो सिग्मा 0 है वो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल की
जो मटेरियल का स्टैटिक स्ट्रेस है वो तो हम डिजाइन डाटा बुक से निकालेंगे, और सीवी के लिए हमने बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी देखा था, राइट। नाउ अगेन अगर हम वर्किंग स्ट्रेस की बात करें तो उसी वर्किंग स्ट्रेस की वजह से, मतलब कि इस वर्किंग स्ट्रेस को मैं डायनेमिक स्ट्रेस भी कह सकता हूं, राइट ना। वर्किंग स्ट्रेस जो है वो डायनेमिक स्ट्रेस है, और डायनेमिक स्ट्रेस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द डायनेमिक लोड, राइट ना। हमने देखा कि परमिसिबल जो टेंजेंशियल लोड है या फिर बीम स्ट्रेंथ है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी फैक्टर एंड स्टैटिक स्ट्रेस, लेकिन ये जो वर्किंग स्ट्रेस है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द डायनेमिक लोड, राइट ना। वर्किंग स्ट्रेस जो है वो एक्चुअली वर्किंग कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है, और वर्किंग कंडीशन में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो तो एक्चुअल वर्किंग लोड के ऊपर वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। एंड दैट वर्किंग लोड इज टर्म्ड एज डायनेमिक लोड, राइट ना। अगर किसी गियर के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है दैट इज योर डायनेमिक लोड, तो क्या मैं कह सकता हूं कि दैट डायनेमिक लोड, अगर टीथ में कुछ इरेगुलरिटीज हैं तो वो इरेगुलरिटीज का फंक्शन है, या फिर टूथ प्रोफाइल्स अच्छे से कट नहीं है तो उसके वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर अगर टूथ स्पेसिंग बरोबर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, कोई भी कंडीशन अगर हो तो ऑब्वियसली जो डायनेमिक लोड है जिसे हम WD कह देंगे, राइट ना। हमारा पहले का लोड था बीम स्ट्रेंथ, दैट इज टेंजेंशियल लोड। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में डायनेमिक लोड। सो डायनेमिक लोड हमने कहा कि इनइक्वेलिटीज ऑफ टूथ स्पेसिंग का फंक्शन है, इरेगुलरिटीज का फंक्शन है, और टूथ का डिफ्लेक्शन का फंक्शन है। अब ये तीनों बातें ऑफ कोर्स वो एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस में बदलती रहेंगी, राइट ना। सो डायनेमिक लोड इज फाउंड by using the expression WD, that is your dynamic load is nothing but WT plus WI. WT was your tangential load, right ना, जो हम beam strength find out कर रहे हैं by using the Levy's equation, right? Okay, so WD equals to WT plus WI. WD is your dynamic load, WT was your beam strength, या फिर इसे ही हम टेंजेंशियल लोड कह देंगे, राइट। और जो WI है दैट इज नथिंग बट योर इंक्रीमेंटल लोड हुज वैल्यू इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये WI है, दैट इज इंक्रीमेंटल लोड ड्यू टू द डायनेमिक एक्शन, राइट। और ये इंक्रीमेंटल लोड जो होगा उसकी वैल्यू होगी 21V BC प्लस ऑफ WT अपॉन 21V अंडर रूट ऑफ BC प्लस WT, राइट, वेयर V, राइट। अब हम इस पूरे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है जहां से हम डायनेमिक लोड टूथ लोड फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज WD इक्वल्स टू WT प्लस WI, और WI जो है वो ये सारा इक्वेशन है। इस पूरे इक्वेशन को जहां से हम डायनेमिक टूथ लोड फाइंड आउट कर रहे हैं वो इक्वेशन कहलाता है बकिंघम्स इक्वेशन, राइट। नाउ बकिंघम्स इक्वेशन में जो सारे एक्सप्रेशंस हैं, अब हम इन सारे एक्सप्रेशंस को एक एक कर इन सारे नोटेशंस को डिफाइन कर लेंगे, सो दैट द एक्सप्रेशन बिकम्स वेरी मच फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस, राइट। नाउ इस एक्सप्रेशन में वेयर हमने कहा कि जो WD है, WD तो हमें मालूम है कि डायनेमिक टूथ लोड है, और जो डायनेमिक टूथ लोड है वो तो हम न्यूटन में फाइंड आउट करेंगे, राइट। जो WT है वो तो हमने कहा कि बीम स्ट्रेंथ जो हम लेविस इक्वेशन से फाइंड आउट कर रहे थे वही था, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इट इज नथिंग बट द स्टेडी लोड, एंड दैट स्टेडी लोड विल बी इन न्यूटन, राइट। नाउ WT और जो WI है, WI इज द इंक्रीमेंटल लोड, राइट ना। WD इक्वल्स टू WT प्लस WI, वेयर WI इज इंक्रीमेंटल लोड, है ना। इसका मतलब WD जो डायनेमिक लोड है दैट इज WT स्टेडी लोड प्लस ऑफ जो भी लोड होगा इंक्रीमेंटल लोड, वो इंक्रीमेंटल लोड इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो WI इज इंक्रीमेंटल लोड of course during dynamic action,
और इसकी वैल्यू भी ऑफ कोर्स न्यूटन में रहेगी। ना हमें मालूम कि जो डब्ल्यू आई है दैट इज इंक्रीमेंटल लोड दैट इज दिस मच, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट इज स्मॉल v इज लीनियर वेलोसिटी, राइट ना, या फिर इसे हम कह देंगे पिच लाइन वेलोसिटी। पिच लाइन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम आता है हमारे पास स्मॉल b हम कह देंगे इट इज योर फेस विड्थ। और फेस विड्थ हमें मालूम है इन टर्म्स ऑफ मीटर रखें या फिर इन टर्म्स ऑफ mm, क्योंकि अगर इस बात को हम mm में रख रहे हैं तो जो c है दैट c इज द डायनेमिक फैक्टर, और ओके c इज डायनेमिक फैक्टर। नाउ b इंटू सी, अगर b की वैल्यू हम mm में रख रहे हैं तो जो डायनेमिक फैक्टर है उस डायनेमिक फैक्टर की वैल्यू न्यूटन पर mm में रखिए। सो mm कैंसिल हो जाएंगे और हमें जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज wt तो हमने डिफाइन किया है, राइट। नाउ जो हमारा डायनेमिक फैक्टर है c दैट इज ऑल्सो इक्वल टू c की वैल्यू, या तो हम हमारे डेटा बुक से वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे या फिर इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इक्वल्स टू k इंटू e अपॉन 1 अपॉन e p प्लस 1 अपॉन e g, राइट ना। जो हमारा डायनेमिक फैक्टर है c उसकी वैल्यू होती है k इंटू e अपॉन द होल अपॉन 1 अपॉन ई पी प्लस 1 अपॉन ई जी, वेयर अब यहाँ बहुत सारे टर्म्स नए आए हैं तो हम एक एक करके पहले टर्म्स के तो है, ठीक है, ई पी एंड ई जी, ई पी और ई जी को पहले डिफाइन कर लेंगे। वेयर ई पी इज इक्वल टू, नाउ कैपिटल ई पी मैं कह सकता हूं इट इज नथिंग बट यंग्स मॉड्यूलस ऑफ पिनियन। नाउ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ पिनियन, और पिनियन का यंग्स मॉड्यूलस मैं से मेगा पास्कल में रखूंगा या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखूंगा, राइट, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ई जी ऑब्वियसली अगर ई पी मैं डिनोट कर रहा हूं फॉर द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ पिनियन तो ई जी होगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ गियर, और उसकी वैल्यू भी हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में रख देंगे, राइट। तो EP और EG तो डिफाइन हो गया, हमारे पास बचता है सिर्फ K और E। तो K और E, जो K है दैट इज ए फैक्टर जो बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम ले लेंगे, लेकिन पहले E को एक बार डिफाइन कर दें कि E जो है दैट इज द टूथ एरर इन एक्शन। यहां से ये जो E है इस E को कह रहे हैं हम E इज नथिंग बट द टूथ एरर इन एक्शन। यहां से ऐसे ले लो, आपके ध्यान में रहेगा, E इज टूथ एरर इन एक्शन एंड इट विल बी इन mm। नाउ जो E की वैल्यू है, E की वैल्यू हम हमेशा हमारे डिजाइन डाटा बुक से फाइंड आउट करेंगे। डिजाइन डाटा बुक में E के बहुत सारे कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लोड और उसकी वेलोसिटी, इन दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करके जो हमारा टूथ एरर है वो टूथ एरर E की वैल्यू डायरेक्टली हम बुक डिजाइन डाटा बुक में से फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो आई विल एक्सपेक्ट कि आप डिजाइन डाटा बुक उठा करके E दैट इज टूथ एरर इन एक्शन ढूंढे और उस टेबल से अच्छे खासे फैमिलियर हो जाएं, ताकि जब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको वो डेटा वहां से फाइंड आउट करना अच्छे से आए, राइट। ओके, E वाली बात होगी। अब बचता है K। नाउ जो K है दैट इज ए फैक्टर। अब इस फैक्टर को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू, राइट, K एक फैक्टर है विच डिपेंड्स अपॉन फॉर्म ऑफ टूथ। ओके, K इज अ फैक्टर डिपेंडिंग ऑन
फॉर्म ऑफ टूथ। के की वैल्यू हमेशा रहेगी 0.107 फॉर 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट टीथ। 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वोल्यूट टीथ। ओके, 14.5 डिग्री इज योर प्रेशर एंगल। ये जो 14.5 डिग्री ये तो प्रेशर एंगल है, और फुल डेप्थ मतलब कि जो भी गियर है उस गियर का जो प्रोफाइल है वो पूरा का पूरा प्रोफाइल इन्वोल्यूट है, राइट ना, अप टू इट्स डेप्थ। पूरा का पूरा प्रोफाइल जो है वो अगर इन्वोल्यूट है तो हम कहते हैं कि फुल डेप्थ इन्वोल्यूट, राइट ना, फुल डेप्थ इन्वोल्यूट टूथ। ओके, सो द फैक्टर के की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.107 फॉर 14.5 डिग्री। प्रेशर एंगल 14.5 डिग्री रहेगा और वो फुल डेप्थ इन्वोल्यूट टीथ रहेगा तब, मतलब कि पूरा प्रोफाइल अगर इन्वोल्यूट रहेगा तब। और जो के की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.111 फॉर प्रेशर एंगल ऑफ 20 डिग्री प्रेशर एंगल है, और जो टीथ है वो फुल डेप्थ इन्वोल्यूट टीथ है। या फिर उसी के की वैल्यू होगी 0.115 फॉर 20 डिग्री प्रेशर एंगल एंड द फॉर्म ऑफ टीथ इज स्टब टीथ। नाउ स्टब टीथ मतलब कि ऐसे टीथ जिनका ऊपर का पोर्शन हम निकाल देते हैं, राइट ना, इट हैज बीन स्टब्ड, उतना पोर्शन हम निकाल देते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द टीथ बाय इंटरफियरिंग, राइट ना। जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है उसे निकालने के लिए हम ऊपर का पोर्शन, जो टीथ के ऊपर का पोर्शन है उसे हम घस के निकाल देते हैं और कहते हैं कि द टीथ हैज बीन स्टब्ड, राइट। अगर 20 डिग्री प्रेशर एंगल है और टीथ प्रेशर है, स्टब्ड टूथ है, तो उस केस में जो के की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.115, राइट। सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स which will be used for finding out the dynamic load of a tooth while designing the spur gear, right now। अब इसके बाद हम आ जाएंगे कि हमें आगे static load भी find out करना है, तो let us see what sort of expression does it uses। Okay, moving forward, in design of spur gear we have to find out the static tooth load, right ना। पहले हमने फाइंड आउट किया कि टेंजेंशियल लोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड दैट वाज विद द हेल्प ऑफ लेविस इक्वेशन। बाद में हमने फाइंड आउट किया कि डायनेमिक लोड क्या होगा, राइट, इसके जस्ट अभी, और उसके बाद स्टैटिक टूथ लोड, और दैट स्टैटिक टूथ लोड इज टर्म्ड एज एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, राइट ना। पहले हमने टेंजेंशियल स्ट्रेंथ फाइंड आउट किया दैट इज बीम स्ट्रेंथ, और उसके बाद WS that is endurance strength, right। और that endurance strength हम find out करेंगे। हमारे पास tangential load WT लेविस इक्वेशन था, that was permissible stress sigma W into B into PC into Y, right ना। जहां पर sigma W was your working stress, permissible working stress, and PC was the circular pitch whose value is pi into m, right। और अगर मैं लेविस इक्वेशन में सिग्मा डब्ल्यू दैट इज परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस को रिप्लेस करता हूं बाय सिग्मा ई से द फ्लेक्सरल एंड्योरेंस लिमिट, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, राइट ना। क्या किया हमने, लेविस इक्वेशन में अगर हम परमिसिबल स्ट्रेस की जगह पे एंड्योरेंस स्ट्रेस की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें स्टैटिक टूथ लोड मिलेगा, एंड दैट स्टैटिक टूथ लोड का एक्सप्रेशन इज WS इज इक्वल टू सिग्मा E इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई, वेर पाई इंटू एम तो हमें मालूम है इट इज नथिंग बट योर सर्कुलर पिच, और जो y है दैट इज योर लेविस फॉर्म फैक्टर, जिसके बहुत सारे वैल्यूज हम वेलोसिटीज के ऊपर हमारे पास बहुत सारे रिलेशन है, उस हिसाब से कंडीशंस में हम फाइंड आउट करेंगे। B इज द फेस विड्थ ऑफ द गियर एंड सिग्मा E इज द फ्लेक्सरल एंड्योरेंस लिमिट हुज वैल्यू कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक, राइट। सो लेविस इक्वेशन में अगर हम
परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस को फ्लेक्सरल एंड्योरेंस लिमिट से सिग्मा ई से रिप्लेस करते हैं तो हमें स्टैटिक टूथ लोड मिलता है, राइट। नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस की जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है और जो डायनेमिक लोड है, इनमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए। जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है दैट इज स्टैटिक लोड शुड बी ग्रेटर देन 1.25 टाइम्स डायनेमिक लोड, राइट ना। स्टैटिक लोड शुड बी ग्रेटर देन डायनेमिक लोड, स्टैटिक लोड शुड बी ग्रेटर देन डायनेमिक लोड, स्टैटिक लोड शुड बी ग्रेटर देन डायनेमिक लोड। लेकिन हाउ मच ग्रेटर? स्टैटिक लोड शुड बी ग्रेटर देन डायनेमिक लोड और एटलीस्ट इट शुड बी इक्वल टू डायनेमिक लोड ऑफ 1.25 द डायनेमिक लोड फॉर स्टेडी लोड, राइट ना। हमारे पास अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग कंडीशंस में स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड के बीच का कंडीशन क्या, रिलेशन क्या होना चाहिए, राइट ना। स्टैटिक लोड शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द डायनेमिक लोड और एटलीस्ट इक्वल टू डायनेमिक लोड, राइट, फॉर स्टेडी लोड, फॉर पल्सेटिंग लोड एंड फॉर शॉक लोड्स, राइट। एंड फॉर स्पेसिफिक स्टील the sigma e's value, that is the endurance limits value is 1.75 the Brinell hardness number, right। sigma e की वैल्यू एक तो हमें मिल जाएगी डिजाइन डाटा बुक से, और अगर हमें स्टील मटेरियल दिया है फॉर गियर देन उसकी वैल्यू विल बी 1.75 टाइम्स द Brinell hardness number. The Brinell hardness number for steel can be found from the design data book, right। So that is all about the static load, right। Now moving forward, the last thing which we have to consider while designing a spur gear is the wear tooth load, right ना। पहले हमने tangential load find out किया, बाद में फिर हमने dynamic load find out किया और उसके बाद हमने static tooth load find out किया। Now the last thing that is wear tooth load, right। So let us move forward and find out wear tooth load. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड इन डिजाइन ऑफ स्पर गियर। वेरी फर्स्ट स्टेप हमने क्या फाइंड आउट किया था, बाय यूजिंग लेविस इक्वेशन हम WT फाइंड आउट करेंगे, राइट, WT। बाद में फिर हमने देखा कि हमें डायनेमिक लोड फाइंड आउट करना है दैट इज WD। उसके बाद हमें स्टैटिक लोड WS फाइंड आउट करना था एंड द फाइनल फोर्थ स्टेप विल बी टू फाइंड आउट WW दैट इज वियर लोड, है ना, the wear tooth load, and that is given by the expression WW, right now, load in wear, WW equals to dP into B into Q into K, dP into B. The wear load of any spur gear is given as dP into B into Q into K, and this expression is again known as Buckingham's equation, right। So the wear tooth load of a spur gear is given as WW equals to dP into B into Q into K, where WW तो हमें अभी स्पेसिफाई किया कि it is nothing but the maximum load due to wear, right ना। ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो that will be in newtons। So WW is your load in wear, dP is the pitch circle diameter of the pinion, right ना। हम कंसिडर कर रहे हैं कि in case of while meshing two gears the smaller one that is pinion is your the pinion is weaker, so we will always design for the pinion। So हम डायमीटर किसका लेंगे, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन। B इज, अगर हम पिनियन का ले रहे हैं तो पिनियन का ही फेस विड्थ लेंगे, सो B इज फेस विड्थ ऑफ पिनियन, और ऑल्सो पिनियन और गियर का दोनों का फेस विड्थ सेम रहेगा, राइट। सो DP into B into Q into K, where Q is a ratio factor and it is found out by, जो Q है वो एक रेशियो है, किसका रेशियो है, वेलोसिटी रेशियोज का, राइट। सो Q इज अ रेशियो फैक्टर हुज वैल्यू इज 2 into वेलोसिटी वेक्टर 2 into वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस 1, या फिर 2 into TG अपॉन TG प्लस TP जब gears are meshing externally, and in case the gears are meshing internally the value of the ratio factor Q will be 2 into VR upon VR minus of 1, या फिर 2 into TG upon TG minus of 1। कब, जब gears ये internally mesh हो रहे हो तब, राइट। और जो वेलोसिटी रेशियो है ये तो हमें मालूम है, हमने बेसिक्स में भी पढ़ा है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट, वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, राइट ना, जो 1 के ऊपर डिपेंड होता है। और जो इन टर्म्स ऑफ टीथ हमें उसे
गियर रेशियो टर्म करते हैं। सो वेलोसिटी रेशियो इन टर्म्स ऑफ टीथ, अगर हमने यहाँ यूज़ किया है वेलोसिटी रेशियो इन टर्म्स ऑफ TG/TP, इस यहाँ पर अगर मैं TG/TP पुट करता हूँ तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी, या फिर यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी, राइट। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट Q, दैट इज योर रेशियो फैक्टर। उसके बाद बचता है हमारा K। तो अगेन K इज अ फैक्टर विच इज नोन एज लोड स्ट्रेस फैक्टर। K इज अ लोड स्ट्रेस फैक्टर इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर उसे ही हम कहते हैं मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर, हुज वैल्यू इज K इज इक्वल टू सिग्मा ES स्क्वायर साइन फाई अपॉन 1.4 multiplied by 1 upon EP plus 1 upon EG, right? So the load stress factor K is found by this expression, और इस expression में जो सिग्मा ES है that is surface endurance limit. Surface endurance limit depends upon the material and it can be again found from the design data book. जब हम न्यूमेरिकल या फिर जब किसी स्पर गियर को स्पेसिफिकली हम डिज़ाइन करेंगे तो ये जो हम हर एक टाइप का लोड फाइंड आउट कर रहे हैं, टेंजेंशियल, स्टैटिक, डायनेमिक और यार वियर लोड, इन सबको फाइंड आउट करेंगे, एक दो प्रॉब्लम्स उसके ऊपर सॉल्व करेंगे इन द कमिंग वीडियोस, और अच्छे से समझ के लेंगे कि एक्चुअली ये जो टर्म्स है इन्हें हम यूज़ कैसे करेंगे, डिज़ाइन डाटा बुक में से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो फिलहाल के लिए तो ये समझ लीजिए जो सिग्मा ES है, while finding the load stress factor, sigma ES is nothing but your surface endurance limit in Newton per mm square, right? और उसी surface endurance limit की वैल्यू हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द Brinell hardness number of the material, as surface endurance limit is equal to 2.8 into Brinell hardness number minus of 70, right? तो हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So in terms of per gear हमने वियर लोड WW भी फाइंड आउट किया है, राइट। आई होप सो कि जितने भी एक्सप्रेशंस हमें डिज़ाइन ऑफ पर गियर में लगेंगे वो सभी हमने कवर किया है। उसमें से कुछ हमने डिराइव किया, कुछ क्वेश्चंस हमने कुछ एक्सप्रेशंस हमने डायरेक्टली लिया। सिंस डिराइविंग ऑल दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ऑफ मच मोर इम्पॉर्टेंस, हमने अगर पूरे टर्म समझ लिया है तो हम अगले वीडियो में डिज़ाइन प्रोसीजर देखेंगे फॉर स्पर गियर, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक स्पर गियर डिज़ाइन करके देखेंगे, इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को कैसे यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।